बेटा वेलकम टू SP स्मार्ट्स कॉन्सेप्ट बूस्टर प्रोग्राम पार्ट 25, जिसमें आज हम करने वाले हैं वेव मोशन, इसकी टाइप्स और इसके ऊपर वेरियस डिस्कशंस। स्टैंडिंग वेव फॉर्मेशन इन स्ट्रिंग्स एंड ऑर्गन पाइप दोनों तरह के, क्लोज एंड ओपन एंड, डॉपलर इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे और स्पीड ऑफ वेव्स इन डिफरेंट मीडिया। ये सब आज हम पढ़ने वाले हैं इन पार्ट 25 ऑफ द कॉन्सेप्ट बूस्टर प्रोग्राम। सो लेट अस स्टार्ट। तो बेटा आइए हम शुरुआत करते हैं फ्रॉम लॉज ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ स्ट्रिंग्स, इस टॉपिक से। देखिए बेसिकली ये लॉज जो हैं दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ इक्वेशंस। मैं वो लिखता हूँ, न्यू इक्वल 1/2L T/m, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बता दूँ ये क्या है, दिस इज फ्रीक्वेंसी generated by a vibrating string. String means कोई धागा या कोई thin wire। frequency generated by a vibrating string। L क्या है, length of the string। T क्या है, tension in the string। ये जो M लिखा है ना, ये सिर्फ मास नहीं है, ये है मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। अब मास पर यूनिट लेंथ को लीनियर डेंसिटी ऑफ द स्ट्रिंग भी कहते हैं, लीनियर डेंसिटी ऑफ द स्ट्रिंग ये भी कहा जाता है, ठीक है। कितना मास है पर यूनिट लेंथ। तो बेटा ये फॉर्मूला है, हालांकि ये फॉर्मूला लिखा मैंने, पर इसके अंदर लॉज ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग ऑटोमेटिकली इसमें झलकते हैं, नज़र आते हैं हमें। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि न्यू इज प्रोपोर्शनल टू 1/n, यानी इन्वर्सली टू द लेंथ। जितनी लंबी होगी वायर उतनी फ्रीक्वेंसी डाउन वो जनरेट करेगा, और जितनी छोटी वायर होगी उतनी हाई फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा। एक चीज़ और आ गई इसमें, न्यू इज प्रोपोर्शनल टू T। T स्टैंड्स फॉर टेंशन इन द स्ट्रिंग। टेंशन बढ़ाने से फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, टेंशन घटाने से फ्रीक्वेंसी घट जाएगी। इसके अलावा एक चीज़ और आ गई हमारे सामने, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ m, यानी लीनियर डेंसिटी जो है उसकी वायर की या स्ट्रिंग की या मास पर यूनिट लेंथ के साथ इसका इन्वर्स प्रोपोर्शनलिटी है। जितनी पतली वायर होगी मास पर यूनिट लेंथ जितना कम होगा उतनी हाई फ्रीक्वेंसी देगा, एंड वाइस वर्सा। तो इस तरह से कहने के तो ये लॉज हैं, बट ये समाये हुए हैं इन इक्वेशंस में। देयर आर फ्यू मोर इक्वेशंस जो मैं अभी लिखने वाला हूँ, और इन इक्वेशन का भी इस्तेमाल इस तरह के न्यूमेरिकल हल करने में होता है। इसको बेटा ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। n इज नंबर ऑफ सेगमेंट्स। कौन से नंबर ऑफ सेगमेंट्स? इन विच अ स्ट्रिंग वाइब्रेट्स। नंबर ऑफ सेगमेंट्स इन विच द स्ट्रिंग वाइब्रेट्स। सेगमेंट्स क्या होते हैं? सेगमेंट्स और लूप्स कह लीजिए। मैं दिखाता हूँ आपको। एक वाइब्रेशन कर रही है स्ट्रिंग, यहाँ बांधी हुई मैंने और यहाँ बांधी हुई है। इसके एंड जो है ना 3 हैं, 3 लूप्स बने, 3 सेगमेंट बने, 1 2 3, ठीक है ना। एक और देख लो, ये वायर है जो इन 2 पॉइंट्स के बीच में इसको बांधा हुआ है, तो ऐसे और ऐसे बन रहा है, तो इसमें 2 ही लूप बने, एन इक्वल टू। अब आपको पता लग गया कि फ्रीक्वेंसी का रिलेशन नंबर ऑफ सेगमेंट्स या नंबर ऑफ लूप से भी है, ठीक है। अच्छा, लॉस ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग हमें और बहुत कुछ बताते हैं। फॉर एग्जांपल ये 2LR T/π ρ, ये भी एक तरीका लिखने का। T टेंशन है पहले से पता है, L लेंथ है पता है, रेडियस के साथ ये रिलेशन बन गया। R इज रेडियस ऑफ द स्ट्रिंग। जितनी पतली वायर होगी उतनी हाई फ्रीक्वेंसी बनेगी, मोटी वायर की लो फ्रीक्वेंसी बनेगी, बिकॉज इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी है इनकी विद द रेडियस ऑफ द स्ट्रिंग, है ना। इसके अलावा जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का डेंसिटी के साथ भी इनवर्स रिलेशन है ना। ये आप देखते हैं यहाँ पे। तो व्हाट इज रो? दिस इज डेंसिटी ऑफ द स्ट्रिंग, मटेरियल ऑफ द स्ट्रिंग कह लीजिए, तो उसके साथ भी इसका रिलेशन है, ठीक है। तो आप देख ही पा रहे हैं
कि ये है तो इक्वेशंस, लेकिन ये लॉज के रूप में ढाले जा सकते हैं। तो हमें जब भी कोई न्यूमेरिकल आए तो वी कैन यूज़ एनी वन ऑफ दीज एक्सप्रेशंस एज पर द रिक्वायरमेंट। देखो एक और तरीका है इन्हीं लॉज को लिखने का। द फ्रीक्वेंसी इज n बाई एल डी टी बाई पाई रूट। n नंबर ऑफ सेगमेंट्स है आपको मालूम है, l लेंथ का मालूम है, t टेंशन है, रो डेंसिटी है। व्हाट इज d? d2r यानी डायमीटर ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, इस तरह से हमें ये फॉर्मूले याद रखने हैं क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। बेटा आइए अब हम पढ़ें स्टैंडिंग वेव्स के बारे में। ठीक है, स्टैंडिंग वेव्स, स्टैंडिंग वेव वो हैं जो सिर्फ स्ट्रिंग कैन एक्सपैंड करती हैं, आगे नहीं बढ़ती हैं, बिटवीन टू फिक्स पॉइंट रहती हैं, इस पर नोड्स और एंटी नोड होते हैं। इतनी जानकारी ऑलरेडी आपके पास है ना। मैं दिखा देता हूँ कि ये ऐसे है, दिस इज़ नोड, दिस इज़ नोड, दिस इज़ नोड एंड दिस इज़ नोड। ठीक है, और इसके अलावा ये जहाँ पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम जा रहा है, ये वाला जगह, ये वाली जगह और ये वाली जगह, ये एंटी नोड्स, ए स्टैंड्स फॉर एंटी नोड। तो इसमें एक बात याद रखनी है आपको कि अल्टरनेट नोड हो चाहे अल्टरनेट एंटी नोड्स हो, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो लैम्डा यानी वेवलेंथ होती है। ये बात आप याद रखिए, बहुत काम आएगी। अब स्टैंडिंग वेव हम पढ़ेंगे इसमें, इसको स्टेशनरी वेव भी कहते हैं, याद है, स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग्स। स्ट्रेच स्ट्रिंग का मतलब हुआ ऐसी वायर जिसको तान के रखा गया, उसको प्लग करें बीच में से तो उसमें स्टेशनरी वेव्स जनरेट होती हैं। बेटा कुछ इसके बेसिक फॉर्मूले याद रखें, काम बन जाएगा आपका। लैम्डा सी सी, सी सी स्टैंड्स फॉर क्लोज एंड क्लोज, दोनों एंड्स, या क्लैंप एंड क्लैंप कह लीजिए। ये मैं कहूँगा ये एंड भी क्लैम्प्ड है और ये एंड भी क्लैंप है, इसे सी सी या क्लैंप क्लैंप सिस्टम या क्लोज क्लोज सिस्टम कहलाते हैं। ये इनमें जो वेवलेंथ्स बनती हैं वो 2l/1, 2l/2, 2l/3 करते करते लास्ट में 2l/n। तो ये सेट ऑफ वेवलेंथ्स आर विच आर जनरेटेड व्हेन अ स्ट्रिंग इज प्लग्ड। तो इसलिए आप जनरल फॉर्मूला अगर याद रखें कि लैम्डा जो है वो 2l/n है, तो आपका काम बन जाएगा n कुड बी 1 2 3 4, और ये n है क्या, दिस इज नंबर ऑफ segments or loops of the vibrating wire। ये थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको समझाया कि सेगमेंट्स या लूप्स क्या होते हैं। तो जितने हायर सेगमेंट बनेंगे उतनी है ना, एन जितना बढ़ेगा वेव उतना छोटा होगा, हेंस फ्रीक्वेंसी उतनी बढ़ेगी। इफ़ n इक्वल टू 1 फ्रीक्वेंसी बनती है ये। ठीक है बेटा, ये v क्या है, वेलोसिटी ऑफ वेव इन द स्ट्रिंग। जिस स्ट्रिंग के अंदर आप स्टैंडिंग वेव बना रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, ये v वेलोसिटी उसके अंदर है, एंड न्यू इज फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टैंडिंग वेव सो जनरेटेड, कि जो स्टैंडिंग वेव बन गई उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो ये सिंपलेस्ट केस है, इसलिए इसको न्यू वन कहें, और न्यू वन क्या है, इसे हम कहते हैं फर्स्ट हार्मोनिक। याद रखिए, इट इज़ फर्स्ट हार्मोनिक। ऐसे जो न्यू टू होगा वो ट्वाइस ऑफ न्यू वन होगा, एंड सो ऑन। हम इन जनरल कह सकते हैं nth फ्रीक्वेंसी का ये फॉर्मूला है, वेयर न्यू n इज nth हार्मोनिक। ठीक है ना, तो ये आप याद रखिए, ये आपको पता होना चाहिए फार्मूले, तभी आप न्यूमेरिकल हल कर पाएंगे रिलेटेड टू स्टैंडिंग वेव्स इन अ क्लोज सिस्टम, यानी इन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग। बेटा एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे n की वैल्यू 1 2 3 4 सब कुछ आ रहा है, यानी इवन ऑड सब हार्मोनिक्स प्रेजेंट हैं। सो ऑल हार्मोनिक्स कौन कौन सी, इवन एंड ऑड are present in a closed system, right? बेटा आइए अब हम पढ़ें स्टैंडिंग वेव्स इन ओपन एंड ऑर्गन पाइप।
ओपन एंड ऑर्गन पाइप का मतलब होता है ऐसी ऑर्गन पाइप, ऐसी बांसुरी जो दोनों तरफ से खुली हुई है, एज शोन इन दिस फिगर। बट इसमें एयर ब्लो करने से कुछ इस टाइप की वेव जनरेट होती है, ठीक है, सिंपलेस्ट केस है ये। या फिर अगर इसको एक अलग ढंग से एयर ब्लो किया जाए तो यू कैन हैव दिस टाइप ऑफ वेव फॉर्मेशन ऑल्सो। तो इसमें देख लो, पहले में कोई लूप नहीं बना, इसमें एक लूप बना ये सेंटर में, फिर आगे चल के 2 लूप्स बनने का भी चांस है। एक और पॉसिबिलिटी बनती है एक डिफरेंट टाइप की डायग्राम में, बिकॉज इट ऑल डिपेंड्स हाउ यू ब्लो एयर इनटू इट। ये से 2 लूप्स बन गए एंड लाइकवाइज। तो पहले वाली में फ्रीक्वेंसी जो जनरेट होगी दैट विल बी न्यू 1, दूसरे वाली फिगर में होगी न्यू 2, तीसरे वाले में होगी न्यू 3। तो ये न्यू n क्या है, n टाइम, सॉरी न्यू n इज n टाइम न्यू 1, एंड न्यू 1 क्या है, v/2l। ये सब वैसे ही जैसा हमने स्ट्रिंग में भी पढ़ा था। l क्या है, इस पूरे ट्यूब या पाइप की लंबाई, ठीक है। ट्यूब की लंबाई कांस्टेंट है, बस उसके अंदर एयर ब्लो करने के अंदाज को बदलिए तो यू विल गेट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज एज शोन हियर, ठीक है ना। आपने देख ही लिए यहाँ पे, ओके। ऐसे सेकेंड हार्मोनिक का मतलब होता है ट्वाइस ऑफ फर्स्ट, थर्ड हार्मोनिक होती है 3 टाइम द फर्स्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो nth हार्मोनिक का फॉर्मूला दिया ना मैंने आपको, इसमें आप n की कोई भी वैल्यू लगा लो, इवन लगाओ या ऑड लगाओ, है ना। n could be 1 2 3 डैश डैश डैश, सभी हार्मोनिक्स प्रेजेंट हैं। देयरफॉर इन अ ओपन सिस्टम, ओपन 2 बार क्यों बोला, बिकॉज इस ट्यूब के दोनों एंड्स खुले हुए हैं ना, ओपन ही है। सो इन अ ओपन सिस्टम ऑल हार्मोनिक्स, कौन कौन से, ऑल का मतलब क्या होता है, इवन एज वेल एज ऑड आर प्रेजेंट। तो इसमें इवन ऑड हर तरह के हार्मोनिक्स प्रेजेंट होते हैं इस टाइप के सिस्टम में जो दोनों तरफ से खुला हुआ है। इसलिए ओपन वेवलेंथ के जो सेट ऑफ वेवलेंथ जनरेटेड है वो है 2l/1, 2l/2, 2l/3 एंड सो ऑन, आखिर में 2l/n, ठीक है। ये सब वैसे ही जैसे क्लोज सिस्टम में था। तो इसलिए इन जनरल हम कहते हैं वेवलेंथ जो है इसमें 2l/n होती है। आप n को 1 2 3 कुछ भी पुट कर दो, आपको वो वेवलेंथ मिलेगी जो ओपन सिस्टम में जनरेट की जा सकती है। और यहाँ पे इन एक्सप्रेशन में जो मैंने v लिखा हुआ है, देखो v यहाँ लिखा है, व्हाट इज दिस v? v इज वेलोसिटी ऑफ द वेव in the open end organ pipe। तो ये velocity of the wave in the open end organ pipe है v। तो हम इसलिए कहते हैं कि न्यू जो है v/2l का ही मल्टीपल होगा। 1 मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट हार्मोनिक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सेकेंड हार्मोनिक है 3 से कर दो, थर्ड हार्मोनिक है। दैट इज़ हाउ स्टैंडिंग वेव्स आर फॉर्म्ड इन ओपन सिस्टम। बेटा आइए अब देखें जो स्टैंडिंग वेव फॉर्मेशन हम पढ़ेंगे, स्टैंडिंग वेव फॉर्मेशन इन एन क्लोज एंड ऑर्गन पाइप। तो ये क्लोज एंड ऑर्गन पाइप का मतलब क्या हुआ, क्लोज एंड में एक एंड बंद होता है जैसे कि ये, राइट। इसमें जब आप एयर ब्लो करते हैं तो एक सिंपलेस्ट केस है कि इसमें इस तरह की स्टैंडिंग वेव बनेगी, ठीक है। तो इसकी भी हम लेंथ एल ही मान रहे हैं इस क्लोज ट्यूब की, जो ऑर्गन पाइप है एक तरफ से बंद है एक तरफ खुला है, ठीक है। तो ये, या फिर अगर आप एक अलग ढंग से एयर ब्लो करें, बिकॉज सारी बात डिपेंड करती है हाउ यू ब्लो एयर, क्योंकि लंबाई वगैरह फिक्स्ड है उसकी। ये देखो इस तरह से वेव भी बन सकती है, लंबाई इस पर भी एल ही है। या फिर एक और पॉसिबिलिटी बनती है कि वेव एक डिफरेंट टाइप की बने जिस पर 2 लूप्स बने, ये ऐसे। अब देखिए इसमें कोई लूप नहीं बना, इसमें एक बना, इसमें 2 लूप बने। तो जो पहले वाला केस है जिसमें मैंने कहा कि कोई लूप नहीं बन रहा, वो फर्स्ट हार्मोनिक जनरेट होती है उसमें, विच इज़ v/4l। L is the length of the tube, और आप जानते ही हो v is the velocity of the wave inside this tube। ये जो है ना,
बेटा ये थर्ड हार्मोनिक बनता है, ये 3v/4l बनता है। और आप जानते हो कि अगर 3 टाइम फंडामेंटल हो उसे क्या कहना चाहिए, थर्ड हार्मोनिक। तो आप सोचेंगे वो सेकंड हार्मोनिक कहाँ चलेगा, बेटा वो मिसिंग है ही नहीं है इसमें। वही तो खास बात है इसमें कि कुछ एक वैल्यूज़ मिलेगी, सभी वैल्यूज़ नहीं मिलेंगी। ये थर्ड केस देख लीजिए, ये वाला, इसमें फिफ्थ हार्मोनिक मिलेगी, ये सॉरी इसमें ये 4l, 5 टाइम v/4l, दैट इज 5 टाइम्स न्यू 1। तो ये कौन सा हो गया, दिस इज फिफ्थ हार्मोनिक। ओवरऑल बात क्या बनी, ओवरऑल बनी ये बात कि जब कभी एक ओपन एंड ऑर्गन पाइप थी तो इवन ऑड सब हार्मोनिक अवेलेबल थी। अब एक क्लोज ओपन पाइप है, यानी एक तरफ से क्लोज्ड है एक तरफ से ओपन है, इसमें फर्स्ट हार्मोनिक के बाद सेकंड मिसिंग है, थर्ड मौजूद है, थर्ड के बाद फोर्थ मिसिंग है, फिफ्थ मौजूद है, सिक्स मिसिंग है, सेवन मौजूद है, एंड सो ऑन। इसलिए इसमें जो ओनली ऑड हार्मोनिक्स देख लिया ना आपने, are present and even harmonics are absent। तो even वाले absent हैं, odd वाले मौजूद हैं। तो इसका मतलब ओवरऑल क्या बना, ओवरऑल ये बना कि हमारे पास फर्स्ट हार्मोनिक आएगी, सेकंड नहीं, थर्ड आएगी, फोर्थ नहीं, फिफ्थ आएगी, एंड सो ऑन। सो ओनली odd harmonics are present and even are absent or missing in a closed open system। close open इसलिए कहा कि एक एंड क्लोज है, एक तरफ ओपन है। अब इसमें देख लें सेट ऑफ वेवलेंथ्स जो क्लोज ओपन सिस्टम में जनरेट होती हैं, 4l/1, 4l/3, 4l/5 और लास्ट में 4l/2n+1। एन को आप 0, 1, 2, 3 ऐसे पुट करते जाएं तो आपको ये सारी वैल्यूज़ मिलेंगी जो यहाँ लिखी गई हैं। फॉर एग्जांपल अगर n को 0 पुट करें तो ये ख़त्म, 4l/1 यानी फर्स्ट हार्मोनिक आ गई। 1 पुट करें तो ये नीचे 2 + 1 3 होता है, तो ये आ गया यानी थर्ड हार्मोनिक। इसको 2 पुट करें तो नीचे 5 आएगा यानी फिफ्थ हार्मोनिक आ गए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अच्छा बेटा नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डॉपलर इफेक्ट। देखो डॉपलर इफेक्ट जो है साउंड का तो आपने 11th में पढ़ रखा है, लाइट के डॉपलर इफेक्ट पे भी क्वेश्चंस आते हैं, तो वही मैं कुछ क्वेश्चन आपको दिखाने वाला हूँ, लेकिन पहले उसके फॉर्मूले। तो मैं लिखूँ डॉपलर इफेक्ट इन लाइट। देखिए एक चीज़ है जिसे हम कहते हैं डॉपलर शिफ्ट। डॉपलर शिफ्ट वो ये है v/c, ठीक है, एंड दैट इज डॉपलर शिफ्ट z v/c। v क्या है, वेलोसिटी ऑफ सोर्स ऑफ लाइट, एंड c इज आप जानते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो इसके रेशो को ही डॉपलर शिफ्ट कहते हैं, ठीक है। और यहाँ देखें एक फॉर्मूला है ये, तो z दरअसल इसके बराबर भी होता है, तभी तो मैंने z की जगह पे ये लिखा। तो व्हाट डू यू मीन बाय दिस, ये हो गया चेंज इन वेवलेंथ ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम अ मूविंग सोर्स। कोई सोर्स चल रहा है उसमें से आ रही है चेंज इन वेवलेंथ, और ये क्या है लैम्डा, ये है ओरिजिनल वेवलेंथ ऑफ लाइट। नो व्हाट यू मीन बाय ओरिजिनल, ये है व्हेन ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट रिस्पेक्ट टू द सोर्स, तो वो उसको जो मिलती है वही उसकी ओरिजिनल वेवलेंथ कहलाती है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखिए, इफ़ z इज़ पॉजिटिव, और याद रखो z का मतलब क्या है, यह भी लिखा मैंने डॉपलर शिफ्ट। इफ़ z इज़ पॉजिटिव, पॉजिटिव में वेवलेंथ बढ़ रहा है, इट इज़ कॉल्ड, इट का मतलब डॉपलर इफेक्ट, ये डॉपलर शिफ्ट इज़ कॉल्ड रेड शिफ्ट। एंड इफ z इज़
negative, it is called blue shift. तो एक बात क्लियर आपको होनी चाहिए कि रेड शिफ्ट का मतलब है सोर्स हमसे दूर जा रहा है, ठीक है. रेड शिफ्ट मीन्स सोर्स मूविंग अवे, ये वाला केस हो गया, ठीक है. और ब्लू शिफ्ट का मतलब है सोर्स मूविंग टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर. तो ऑब्जर्वर के तरफ आ रहा है, यानी सोर्स मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर. तो ब्लू शिफ्ट कहलाएगा. उसमें वेवलेंथ कम हो जाती है, इसलिए जेड नेगेटिव हो जाता है. दूर जाए तो वेवलेंथ बढ़ती है तो पॉजिटिव होता है. तो रेड शिफ्ट ब्लू शिफ्ट इस तरह से हमें इंडिकेट करते हैं कि सोर्स किधर जा रहा है, दूर जा रहा है कि पास आ रहा है, ठीक है. अच्छा, एक फॉर्मूला और भी है जो है तो डॉपलर इफेक्ट पे बेस्ड, लेकिन उसे हम रेडार फार्मूला कहते हैं. होता वो भी डॉपलर इफेक्ट पे ही बेस्ड है. रेडार फार्मूला की कोई एरोप्लेन आ रहा दुश्मन का हमारी तरफ, या कोई स्पेसशिप जा रहा है टुवर्ड्स सम प्लैनेट, तो वहाँ पे रेडार जो डिटेक्ट करता है उसकी स्पीड वगैरह, उसका आप देख लीजिए क्या फार्मूला बनता है, इसे रेडार फार्मूला कहते हैं. तो ये है ट्वाइस वी.पी. बाई सी इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा न्यू बाई न्यू. ये है change in frequency of a radar signal, and this nu is original frequency of a radar signal, ठीक है. तो c naturally velocity of light है, ठीक है. so it is 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. लेकिन ये ट्वाइस वी.पी. है. वी.पी. क्या है? वी.पी. इज़ वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन और स्पेसशिप. तो जो भी प्लेन, पी फॉर प्लेन यहाँ पे है, तो ये प्लेन कुड बी एरोप्लेन, कुड बी स्पेसशिप. तो इसकी वेलोसिटी वी.पी. है. तो कई सारे न्यूमेरिकल्स में हमें वी.पी. मालूम करने को भी कहा जाता है. और ये भी रेडार फार्मूला है, या ये वाला फार्मूला जो भी आपने देखा पीछे डॉपलर इफेक्ट वाला, ये सब के सब ओवरऑल डॉपलर इफेक्ट इन लाइट के अंदर ही आते हैं. आइए अब हम पढ़ें डॉपलर इफेक्ट इन साउंड. देखो इसमें भी एक फार्मूला है जो मैं आपको एक कॉम्पैक्ट करके लिख देता हूँ. मास्टर फार्मूला कहते हैं इसको. आपने फार्मूला याद रखना है, और इस फार्मूला पे बेस्ड ढेरों क्वेश्चन आप कर सकते हैं. हल्की फुल्की वेरिएशन लाके इस फार्मूला के कई रूप बन जाते हैं. इसमें ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड हर्ड बाय अ लिसनर, ठीक है. एंड ये क्या है? ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड. ओरिजिनल से मतलब होता है व्हेन नो डॉपलर इफेक्ट इज हैपनिंग, यानी जब सोर्स या लिस्टर कोई भी चल नहीं रहता अपनी जगह से, तो उस केस में ये फ्रीक्वेंसी जो सुनाई देती है उसे ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कहते हैं. चेंज फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट है, न्यू प्राइम है, ठीक है. अच्छा, व्हाट इज वी? वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर. डब्ल्यू इज वेलोसिटी ऑफ विंड. ये डब्ल्यू लिखा ना यहाँ पे, डब्ल्यू कॉस थीटा, वेलोसिटी ऑफ विंड. और थीटा मैं डायग्राम के माध्यम से दिखा देता हूँ आपको. दिस थीटा यहाँ पे जो डब्ल्यू इधर है और जो वी है वो इधर है. तो वी होगी वेलोसिटी ऑफ साउंड, डब्ल्यू की वेलोसिटी ऑफ द विंड. तो डब्ल्यू का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी डब्ल्यू कॉस थीटा ही लिया जाता है. दैट इज़ वाई आप देख रहे हैं यहाँ पे डब्ल्यू के साथ कॉस थीटा ही लिखा गया है. एंड व्हाट इज़ वी एल? वेलोसिटी ऑफ लिसनर. वी एस वेलोसिटी ऑफ सोर्स. तो बेटा जो चीज़ स्टेशनरी होगी उसको ज़ीरो पुट कर देना. स्टेशनरी है सोर्स, तो वी एस को ज़ीरो पुट कर दो फॉर स्टेशनरी सोर्स, है ना. वी एल इज ज़ीरो फॉर स्टेशनरी लिसनर,
और जो ये W है 0 व्हेन नो विंड इज ब्लोइंग, जब हवा नहीं चल रही तो उस केस में W 0 होगा। तो इस तरह से बेटा ये जो फार्मूला ना मास्टर फार्मूला, ये लगा के आप कई तरह के मोर देन अ डजन केसेस आप डिस्कस कर सकते हैं फॉर डॉपलर इफेक्ट। सिर्फ उसमें प्लस माइनस का झमेला जो है वो मैं पूरा कर देता हूँ, वो आपको क्लियर कर देता हूँ। इसको कहते हैं साइन कन्वेंशन, कैसे कंसिडर करनी है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं ना यहाँ पे प्लस माइनस दोनों जगह लिखा है। ये प्लस कब लेना है, माइनस कब लेना है, तो वो ज़रा देख लीजिए। सोर्स को हमेशा लेफ्ट में मानिए, लिसनर को हमेशा राइट में मानिए। इस तरह की वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव कहलाएगी, इस तरह की वेलोसिटी पॉजिटिव कहलाएगी। ठीक है, जो इसका मतलब पता क्या हुआ, इसका मतलब बेटा ये हुआ कि जो मोशन एक्स एक्सिस की तरफ है उसे लो नेगेटिव, जो माइनस एक्स एक्सिस की तरफ है उसे लो पॉजिटिव। इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन हल कर सकते हैं, प्रॉब्लम हल कर सकते हैं यूजिंग डॉपलर इफेक्ट्स मास्टर फार्मूला गिवन ओवर देयर। ठीक है, तो बेटा आइए अब हम देखें न्यूटन्स फार्मूला फॉर द वेलोसिटी ऑफ अ वेव इन एन इलास्टिक मीडियम। न्यूटन एक फार्मूला दिया है, वो है ये E/ρ। तो E जो है ना ये आइसोथर्मल इलास्टिसिटी है, दिस इज कॉल्ड आइसोथर्मल इलास्टिसिटी ऑफ द इलास्टिक मीडियम जिसमें वेव चल रही है, एंड रो इज डेंसिटी ऑफ दैट मीडियम। तो न्यूटन का फॉर्मूला ये हो गया। अच्छा, इसके अलावा एक और है जिसे हम कहते हैं न्यूटन लैपलेस फार्मूला। न्यूटन लैपलेस ने मिलकर फार्मूला बनाया हुआ है, न्यूटन लैपलेस फार्मूला फॉर द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, न्यूटन लैपलेस फार्मूला। तो बेटा ये फार्मूला जो है इट इज़ गिवन बाय गामा टाइम्स p बाय रो स्क्वायर रूट। ठीक है, ये गामा जो है इट इज़ Cp/Cv, आप जानते हैं ना थर्मोडायनेमिक कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू डिपेंड करती है एटॉमिसिटी ऑफ अ गैस। इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द एटॉमिसिटी ऑफ द गैस, राइट। और जहाँ पे ये P लिखा है इट इज़ प्रेशर ऑफ द गैस। अब एयर है या कोई पर्टिकुलर गैस है, उसका गामा लगाओ, उसका प्रेशर लगाओ और डेंसिटी से डिवाइड करके रूट ले लो, आपको वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर मिल जाएगी। और बेटा यहाँ पे जो ये गामा टाइम P लिखा ना, ये इलास्टिसिटी अंडर एडियाबैटिक कंडीशन है, यानी एडियाबैटिक इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम कहलाती है। तो इस तरह से बेटा एक फार्मूला और भी हमें सीखना है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ अ वेव इन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग जिसको तान के रखा गया, स्ट्रेच करके रखा गया, लोड करके रखा गया, उसमें वेलोसिटी ऑफ वेव इज गिवन बाय दिस फार्मूला। तो T इज टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड M क्या है, M इज लोड इन द स्ट्रिंग, यानी इसको स्ट्रेच किया हुआ जिस लोड से, ये M उसी मास का वैल्यू है। और बेटा आखिर में देखें हम क्या देखेंगे, वेलोसिटी ऑफ अ वेव इन अ रॉड, कौन सी, मेटल रॉड कह लीजिए, मेटल रॉड, वेलोसिटी ऑफ वेव इन अ मेटल रॉड। वो V जो है इट इज़ y डिवाइड बाय रो स्क्वायर रूट। ये y क्या है, y इज़ यंग्स मॉडुलस ऑफ द रॉड एंड रो इज़ डेंसिटी ऑफ दैट रॉड। तो बेटा आई थिंक दीज फार्मूले आर सफिशेंट। इतने फार्मूले अगर आप लर्न कर लें तो आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से हल कर पाएंगे। आई एम जस्ट शोइंग यू व्हाट वी हैव डन टुडे इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर, वो ज़रा मैं आपको रिमाइंड करवा दूँ। हमने पढ़ा वेव मोशन है ना,
और स्टैंडिंग वेव्स पढ़ी है, ऑर्गन पाइप और स्ट्रिंग के अंदर डॉपलर इफेक्ट पढ़ा है, स्पीड ऑफ साउंड वेव्स पढ़ी हैं. सो आफ्टर डूइंग ऑल दिस इट बिकम्स वेरी सिंपल फॉर अस टू टैकल एनी टाइप ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स. लेकिन वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एक सेपरेट वीडियो में आपको भेज जा रहे हैं. इस वीडियो में बस इतना ही कि हमने आपको बेसिक्स समझा दिए हैं. ठीक है. सो टिल यू गेट द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय, गुड लक एंड गॉड ब्लेस यू ऑल.